Hello everyone, my name is Preksha Jain and I welcome you all to Enrich Minds YouTube channel. In this video, we are going to study chapter 4th of class 12th Biology, Reproductive Health. So, we have already completed the first 3 chapters of class 12th Biology and I hope you have seen them. क्योंकि जैसे आपने अगर first 3 chapters देखे हैं ना तो हमने detailed explanation और line by line explanation के साथ complete किया है chapters को, वैसे ही हम 4th chapter को भी complete करने वाले हैं. So, अगर आपने नहीं देखे हैं वो videos तो आप पहले वो videos को भी complete कर लेना क्योंकि जैसे आपके starting के concepts भी clear होते जाएंगे, ठीक है ना. सो अभी हम इस वीडियो में 4th चैप्टर के बारे में बात करते हैं जहां पर हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, देन एक्सप्लेनेशन और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज में गिवन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सारे कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे एंड इन केस नहीं भी होते हैं सो आप अपने डाउट्स को नोट कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में क्वेरीज जो है वो भी पूछ सकते हैं. क्लियर है ना. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4th रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो अभी यहाँ पर बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान अटेंशन सिर्फ यही होना चाहिए जितनी देर आप 4th चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है ना. इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ज्यादा बेटर आपको ये चैप्टर समझ आएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं मैं आपको हर वीडियो में बताते जाती हूँ, बट जो न्यू है वो देख लें कि अंडरलाइन करते जाओ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर नोट्स बनाते जाओ. बेटर ये होता है ना, उसमें अब बाद में आपको रिवीजन करने में ईज होती है. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट हियर फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर. सबसे फर्स्ट आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या. सो इट इज जनरली डिफाइंड एज हेल्दी एंड प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवरिंग ऑल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल हेल्दी हो, प्रॉपर नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहे हो एंड उसके साथ साथ जितने भी रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स हो वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हो. सो दैट विल इंक्लूड reproductive health. You have learnt about human reproductive system and its function in chapter 3. So इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले के चैप्टर्स और वीडियोस देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 3 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 4 में कहीं पर मिसिंग हो सकता है कंसेप्ट. क्लियर है ना. सो चैप्टर 3 पढ़ना भी बहुत जरूरी है चैप्टर 4 के लिए. नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो चैप्टर 3 में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा एंड यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. What do we want by this? What do we understand by this term? So इस term से मतलब क्या है? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal function. So healthy reproductive organs हैं जिनकी functioning normally हो रही है. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspect of reproduction also. So इसमें और क्या included होता है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग इंक्लूडेड नहीं है, इसके साथ साथ कुछ इमोशनल सोशल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो ठीक है, बट साथ साथ जो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो भी उनमें भी वेल बीइंग होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्शन में हम एक हेल्दी कंडीशन बोल सकते हैं. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all the sex-related aspect might be called the reproductively healthy. सो अगर कोई पर्सन या फिर सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है एंड नॉर्मल इमोशनल है, बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है एंड जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो भी नॉर्मल वे में है, दैट in that condition we can say that society or the people are the reproductively healthy. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? So अब reproductive health maintain करना क्यों essential है, यहाँ पर क्या importance है जैसे कि reproductive health maintain करना है तो और क्या मेथड्स जो हैं वो इसके लिए यूज होती हैं. सो काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनल अगर किसी पर्सन की बॉडी से रिलेटेड देखा जाए या फिर सोसाइटी से रिलेटेड देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना इज वेरी इसेंशियल. एंड काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनमें आ जाता है कि अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ऑल प्रिंटेड मटेरियल्स वर ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोवाइड अवेयरनेस. क्योंकि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग होना है तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना तो वो आ जाएगा मेथड में.
में, बट सिग्निफिकेंस कहाँ पर है उसका, फैमिली प्लानिंग में। देन मेथड्स में तो काफी सारे आ जाते हैं कि ऑडियो, वीडियो, पावर पॉइंट, स्लाइड्स जो होता है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बर्थ कंट्रोल मेथड, केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड एक्सेट्रा। तो इसमें काफी सारी मेथड्स हैं एंड ये सारी चीजों के बारे में को एक प्रॉपर वे में चलने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड बाकी इंफॉर्मेशन चैप्टर के हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलते जाएगी। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजी। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किन स्ट्रैटेजी से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. So India सबसे first मतलब बहुत सारी जो वर्ल्ड में कंट्रीज है उनमें से वन ऑफ द फर्स्ट है जिसने कि एक्शन प्लान इनिशिएट किया, किस चीज के लिए, कि नेशनल लेवल पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको मेंटेन करना है, एक सोशल गोल बना लिया इंडिया ने। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। सो ये जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स थे ये काफी पहले ही इनिशिएट हो गए। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है या फिर कुछ कंट्रीज में से फर्स्ट है जहां पर कि ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम्स या एक्शन प्लान्स हैं वो इनिशिएट हुए। So it was initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decade. And उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशिएट हो गया 1951 में, देन उसके बाद कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बट इस पे कंटिन्यूस असेसमेंट चल रहा है। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care RCH program. So ये किस प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, Reproductive and Child Health Care प्रोग्राम के अंडर ये सारी एक्टिविटीज जो है वो रनिंग है। Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up reproductively healthy society are the major takes under this program. सो ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स या एम्स हैं। सो फर्स्ट है क्या, अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों में, किस चीज से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड। देन उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना है एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बिल्ड करने में सपोर्ट भी करना है। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस among the people about reproduction related aspects। तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, दोनों ने ही रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया की हेल्प से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। सो ये सारे जो एक्टिविटीज है वो गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट दोनों ही परफॉर्म करते हैं। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information। and ये जो information है गवर्नमेंट के अलावा एंड ये जो एजेंसीज हैं इनके अलावा फैमिली में पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैं, इससे भी डिसेमिनेट होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड also be encouraged to provide right information to the young from the young so as to discourage children from believing in the myth and having misconception about sex related aspect। so ये education जो है वो क्यों necessary है, because काफी सारे misconception और myths जो है वो mind में एक setup हो जाते हैं। so ये myths and misconception से काफी सारी problems जो है वो arise भी होती हैं। that is why it is necessary to provide proper education। क्योंकि सिर्फ इस particular area में नहीं, अगर हम यहाँ पे सिर्फ बात करें सेक्स एजुकेशन, तो ये एजुकेशन नहीं है तो इसके बारे में मिथ और मिसकंसेप्शन है। बट अगर एक कोई नॉर्मल सब्जेक्ट हो ना, जैसे अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में नहीं है नॉलेज, सो वहां पर हम क्या बोल देते हैं, डिफिकल्ट है, क्या काम का है, कुछ भी काम का नहीं है। कॉमर्स के बारे में आपको नहीं पता तो वहां पर आप अपने माइंड में मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हो। तो सेम यहाँ पर भी है कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं होता है ना, तो हम उसका अननेसेसरीली वेग स्टेटमेंट्स बना के भी बोल देते हैं, तो जो क्या बन जाते हैं, मिसकंसेप्शन या मिथ्स क्रिएट करते हैं। दैट इज वाई
प्रॉपर एजुकेशन इज नेसेसरी। अब एक चीज तो ये आती है कि आप नॉर्मल किसी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा नहीं, उसका नॉलेज नहीं, आप उसके बारे में कुछ भी बोल दोगे तो नॉर्मल मिथ बनेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है ना, पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। ये सारे जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है इन केस ऑफ द सेक्स एजुकेशन, वो सारी सोसाइटी अफेक्ट होती है उससे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, lead a reproductively healthy life. सो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, एडोलेसेंस क्या होता है, देन क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर, एड्स जो काफी ड्रेडफुल डिसीज है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, या फिर जो लोग एडोलेसेंट एज ग्रुप में होते हैं उनमें क्या हेल्दी लाइफ को, रिप्रोडक्टिव लाइफ को हेल्दी करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल couples are those in the marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding and equal opportunity for male and female child, etc. would address the importance of bringing socially conscious healthy families of desired size. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना रिलेटेड टू द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम और डिसीज और एडोलेसेंट एजेस, इसके अलावा लोगों को किस चीज के बारे में और एजुकेट करना जरूरी है, जो मैरिजेबल एज ग्रुप या फिर कपल्स होते हैं उनको प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे की जाती है, पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस क्या हैं, ब्रीस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस टू द मदर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मेल एंड फीमेल चाइल्ड को मिलनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस भी यहाँ पर ही इंक्लूडेड होते हैं। सो इट वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। तो इससे क्या होगा, कॉन्शियस, सोशली एक्टिव, कॉन्शियस होंगे, हेल्दी फैमिलीज होंगी एंड डिजायर्ड साइज, क्योंकि बर्थ कंट्रोल होगा तो डिजायर्ड साइज होगा, हेल्थ की सारी एस्पेक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा, उसको ध्यान रखा जाएगा एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी तो हेल्दी फैमिली होगी। एंड सोसाइटी में अगर आप रह के वेल बिहेव्ड वे में सारे कंडीशंस को फॉलो करोगे तो सोशली कॉन्शियस भी हो जाएगा। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल ऑफ दिस and people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society. So लोगों में और किस चीज के से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि ये जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या फिर जो सोशल एविल्स हैं जैसे कि सेक्स अब्यूज है या फिर क्राइम जो इससे रिलेटेड है, ये सारी चीजों के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है, या फिर Those who all are involved in these kind of activities, उनमें एक थ्रेट होना बहुत जरूरी है जिससे कि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्थी सोसाइटी मेंटेन रहे। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। सो अगर ये सारे जो एक्शन प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करना है, सो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब ऐसे लोग जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन हो कंप्लीट एंड दे कैन कन्वे द इंफॉर्मेशन टू अदर्स। सो ये प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक सपोर्ट भी होना चाहिए। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रसेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। एंड ये और कहां पर एसेंशियल होना चाहिए, मतलब कि जिन भी लोगों में ये सारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी, एसटीडीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, अबॉर्शन है, या फिर रिप्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी लोग हेल्प कर सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटेजी फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। एंड जो अगर बेटर टेक्निक्स इंप्लीमेंट होंगी सो उससे न्यू स्ट्रैटेजीज आएंगी, डेवलप होंगी टाइम टू टाइम, एंड वो क्यों रिक्वायर्ड होगा, मोर एफिशिएंट केयर प्रोवाइड हो सकती है एंड लोगों को उससे फिर असिस्टेंट भी मिलेगा। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एम्नियोसिंथेसिस for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization etc. are some programs that merit
मेंशन इन दिस कनेक्शन। सो काफी सारे चीजों पे बैन भी लग गया है। बैन किस चीजों पे? एमनियोसिंथेसिस की हेल्प से ना सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। दैट मीन्स कि जो मदर की वॉम में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में क्रोमोसोम जो भी प्रेजेंट होंगे वो शो होते हैं, एंड दैट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ इन्फेंट फीटस। तो ये क्या कर दिया है? बैन। बिकॉज ये लीगली चेक करना सिर्फ कहाँ पर वैलिड है? अगर कोई भी इम्यूनाइजेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर है उस केस में ये ठीक है, बट सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन करना कि वेदर इट इज अ गर्ल चाइल्ड और बॉय, मतलब फीटस जो है वो फीमेल है या मेल है, क्योंकि मेल फीटस की कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फीमेल फीटस की कंडीशन में क्या होता है ना, काफी सारे एरियाज में अभी भी अगर फीमेल फीटस होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, वही फीटस के फॉर्म में ही उसको किल कर दिया जाता है, या फिर अगर पहले से नहीं पता चलता है तो आफ्टर बर्थ जो इन्फेंट होता है उसको किल कर दिया जाता है, या फिर कहीं भी छोड़ देते हैं। सो ये सारे जो इश्यूज हैं इनसे बचने के लिए एमनियोसिंथेसिस की जो मेथड है उसको ही बैन कर दिया गया। Are some programs that merit mention in the connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve a substance. तो ये जो एमनियोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है थोड़ा सा, एंड उससे फीटल के सेल्स को एनालाइज करते हैं। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। तो ये जो मेथड है एमनियोसिंथेसिस, उससे सेक्स डिटर्मिनेशन तो इलीगल है, बट अगर सेम मेथड से ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि जो फीटस है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया होता है या फिर सिकल सेल एनीमिया, एंड सर्वाइवल चांसेस क्या रहेंगे फीटस के, तो ये सारी कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए भी एमनियोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। तो काफी सारी रिसर्च हो रही है रिप्रोडक्शन related areas में, and at present they are also encouraged and they are getting the support of the governmental and non-governmental agencies to find out the new methods and to improve upon the existing ones. तो क्या new methods और रिसर्च कैसे फाइंड आउट हुई है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो डू यू नो दैट सहेलिया न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ, इंडिया। सो ये जो सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, तो ये कहाँ पर डेवलप हुई है? फर्स्ट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। एंड यहाँ पर ना इससे क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार आया भी हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली क्या है? एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, बट ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं ना जहां पर फिर गड़बड़ हो जाती है। दैट इज जो अभी ऑप्शंस अगर बुक में आ रहा है उसको तो कम से कम रट लो, अगर लर्न नहीं हो पाता ना, याद नहीं रहता तो रट लो। सो ये कहां पर क्रिएट हुई है? सबसे फर्स्ट CDRI लखनऊ में। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सो सेक्स रिलेटेड मैटर्स में अवेयरनेस होना या फिर जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज है उनमें नंबर में इंक्रीज हो रहा है, पोस्ट नेटल केयर जो है वो बेटर हो रही है जिससे कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, एंड जो स्मॉल फैमिलीज के कपल्स है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स की फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव। बेटर डिटेक्शन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का वो प्रॉपर हो पा रहा है, एंड उसके लिए क्योर पे भी सर्च चल रही है, एंड जो ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज हैं सारी ही सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वो भी क्या इंप्रूव कर रही है कि जो इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी में वो क्लियरली शो हो रहा है। क्लियर हुआ? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है एंड कैसे इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल में क्या होता है कि बेसिकली पॉपुलेशन को स्टेबल करना है। पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए काफी ज्यादा सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। क्यों करना है स्टेबल? क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है पॉपुलेशन में इंडिपेंडेंस के टाइम से ही
2011 तक, तो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है? दे कंट्रीब्यूट टू द फैक्टर्स सच एज रैपिड डिक्लाइन इन द death rate and infant mortality rate, maternal mortality rate, etc., and sharp rise in the reproducible age are deemed to the contributing factors. That is why it is very necessary to control the population and the population stabilization and birth control. In the last century, all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. So last century में क्या हुआ है? काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से डिफरेंट फील्ड्स में डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुए एंड लोगों का जो लाइफ उसमें क्वालिटी में भी एनहांसमेंट हुआ. However, increased health facilities along with better living condition and an explosive impact on the growth of population. बट इसके साथ साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बेटर होने से, लिविंग कंडीशन बेटर होने से जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, दैट मींस 2000 मिलियन इन 1900, रॉकेटेड टू 6 बिलियन बाय 2000. सो सिर्फ बहुत ही कम टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बोल सकते हम इसको, सिर्फ 1900 से 2000 जो टाइम है, 100 इयर्स में अराउंड 4 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है. एंड उसके बाद सिर्फ 10 इयर्स में ही पॉपुलेशन में 10 इयर्स में ही कितना इंक्रीज आ गया? 7.2 बिलियन. दैट मीन्स कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन अगेन इंक्रीज हो गई. A similar trend was observed in India too, and ये तो ओवरऑल वर्ल्ड का जो ट्रेंड है उसके साथ साथ इंडिया में भी सिमिलर इंक्रीज हुआ है. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and 3 मिलियन थी कब? जब इंडिपेंडेंस का टाइम था अराउंड 1947. एंड जो 2000 में जाके कितना हो गया? बिलियन क्रॉस कर लिया एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011. एंड 2011 में तो कितना क्रॉस हो गया? 1.2 बिलियन को भी. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, as well as an increase in the number of people in reproducible age are probable reasons for this. सो ये जो रैपिड डिक्लाइन होता है डिफरेंट रेट्स में, ये डिफरेंट रेट्स क्या हो जाते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है कि मदर का जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, इन्फैंट डेथ रेट है वो कम हो रहा है. इसकी वजह से जो रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है. ये सारी रीजन की वजह से भी पॉपुलेशन में एक्सट्रीम इंक्रीज होता है. थ्रू द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. So ये जो reproductive child health program था इसकी वजह से, इसकी हेल्प से डिक्लाइन तो की जा सकती है पॉपुलेशन, बट वो रेट इतना कम है, वो मार्जिनल है कि 1.2 बिलियन जो पॉपुलेशन थी उसके आगे वो बहुत ही कम हो जाता है. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 per 1000 per year. So ये जो population का growth rate था ना वो काफी कम था, 2% ही था सिर्फ. रेट एट विच वो पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, जिस पॉपुलेशन पे बहुत इजीली पॉपुलेशन में इंक्रीज हो सकता था. Such an alarming growth rate could lead to an absolutely scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. So ये जो population growth rate था ना वो इतना ज्यादा अलार्मिंग रेट पे था जिसकी वजह से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रही वहां पर भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट जो ये अलार्मिंग रेट से इंक्रीज होने की वजह से जो बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग थी, इसकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं हो पा रही थी. Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. That is why जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए जिसकी वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, या फिर ये जो ग्रोथ रेट है उसको और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए काफी सारे मेथड्स एंड मेजर्स जो हैं वो लिए गए. The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. And इसके लिए क्या किया गया? जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने और स्मॉलर फैमिलीज जो है उसको मोटिवेट किया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने के लिए. यू माइट
have seen advertisements in the media as well as posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with the slogan "Hum do hamare do, we do our do." Many couples, mostly the young, urban, working ones, have been adopted an one-child norm, statutory raising of the marriageable age of the female to 18 years and that of the male to 21 years, and incentive given to the couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies. So पॉपुलेशन ग्रोथ, अच्छा यहाँ पे 2011 तक का तो दिया हुआ है, बट अभी 2021 का जो आएगा नेक्स्ट सेंसस, उसमें अराउंड पॉपुलेशन का डेटा जो रहेगा वो कितना हो सकता है? एनी आइडिया? नहीं पता है तो यू कैन नोट इट ऑल्सो, 1339.70 मिलियन. So that is a huge growth since 2000 and since the independence. तो ये जो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? काफ़ी सारे मेथड्स हैं. तो उसमें सबसे पहले तो क्या है कि स्मॉलर फैमिलीज जो है उनको मोटिवेट करना है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट में भी काफ़ी बार देखा होगा, टीवी में, पोस्टर्स के थ्रू, एंड काफ़ी सारी जगह इसके लिए स्किट्स एंड प्लेस भी किए जाते हैं, वॉल पेंटिंग्स बना दी जाती हैं. एंड इसके लिए एक स्लोगन सबसे कॉमन क्या है? हम तो हमारे, तो दैट मीन्स की वी टू अवर टू. एंड काफी सारे जो कपल्स हैं, यंग, अर्बन और वर्किंग लोग होते हैं, वो क्या फॉलो कर लेते हैं? वन चाइल्ड नॉर्म. एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? फीमेल्स की जो मैरिज एज है वो 18 ईयर्स एंड मेल्स की कर दी कितना? 21 ईयर्स. अर्लियर टाइम में ये कोई एज बैरियर नहीं था, बहुत ही अर्ली एज में फीमेल्स की शादी कर दी जाती थी. एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और चीज क्या किया? जो स्मॉल फैमिलीज होती हैं उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए किया हुआ है, जिससे कि जो भी लोग हैं जनरली जो स्मॉल टाउन एरियाज में रहते हैं, इवन इन सिटीज, वो लोग क्या हो इस चीज के अगेंस्ट फेवर में जाएं कि भाई ठीक है, स्मॉल फैमिलीज में क्या मिलेगा? इंसेंटिव्स मिलेंगे, दैट इज व्हाई वी शुड फॉलो दैट रूल. तो ये प्रॉब्लम जो ग्रोथ की प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे एजेंसीज बनाए हुए हैं एंड काफी सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं. अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि कॉमन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. An ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect. अब ये contraceptive methods जो है ना, ये कई बार क्या हो जाते हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डाल देते हैं. इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज होना चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स क्या हो? कम हो. इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिराइव डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर्स. सो ये किसी भी वे में सेक्सुअल ड्राइव है या डिजायर, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. अ वाइड रेंज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो ये जो मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की हुई हैं. इसमें सबसे 1 आता है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड आता है बैरियर्स, थर्ड वन इज आईयूडीज, फोर्थ वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल्स एंड देन इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स. तो जनरली 7 मेथड्स यहाँ पर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको. तो ये यहाँ पर नेक्स्ट में हम डिटेल में देखते हैं कि ये जो डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनमें क्या क्या आ जाता है. अब एक और जो चीज है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो ये क्वेश्चन आई डोंट नो द ईयर एग्जैक्टली, बट ये एग्जाम में आया हुआ है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन क्या है. तो आंसर इसका ये हो जाता है कि अनएजुकेशन, इलिटरेसी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल आर अनएजुकेटेड. सो उनके लिए भी क्या है इस चीज के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना. एंड अर्ली टाइम पे क्या होता था? गर्ल्स वर गिवन इनटू अर्ली मैरिजेस एट द एज ऑफ 18 years, और दैट इज व्हाई दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग दैट टाइम. क्लियर? सो अभी यहाँ पर हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो देख लेते हैं. नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवरमेन स्पर्म मीटिंग. पीरियोडिक असिस्टेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और abstain from coitus from day 10th to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented.
सो नेचुरल मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, क्या कर सकते हैं, जो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस होता है या फिर जो विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट हो या फिर लैक्टेशनल एमनोरिया, ये तीनों आते हैं नेचुरल मेथड्स में। फर्स्ट वन क्या है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसमें जो जनरली फर्टाइल पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 15 डे, उस ड्यूरेशन में कोइटस अवॉइड करके प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। दैट मीन्स कि ओवम एंड स्पर्म मीटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकेंड इज विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर withdraws the penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination। so इसमें क्या होता है, कोइटस में इंटरप्ट कर देते हैं जिससे कि इंसेमिनेशन के जस्ट बिफोर ये प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। देन लैक्टेशनल एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle did not occur during the period of intense lactation following parturition। सो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन ही अगर नहीं होगा तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो कि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड देन नेचुरल मेथड में वो इंक्लूड हो सकती है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। सो जब तक कि जो चाइल्ड है वो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड चल रहा होता है तो उस टाइम पे कंसेप्शन के चांसेस जो होते हैं एकदम नील होते हैं। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन। बट ये ड्यूरेशन सिर्फ कितना होता है, 6 months का ही होता है आफ्टर द पार्चुरेशन। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। सो यहाँ पर क्या है, कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं हो रहा है, कोई भी डिवाइस का यूज नहीं हो रहा है। दैट इज वाई साइड इफेक्ट सबसे कम कहां पर रहेंगे, नेचुरल मेथड्स में। और इन द केस ऑफ पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट एंड द लैक्टेशनल एमनोरिया। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, which is commonly called withdrawal method, तो आ जाएगा आंसर उसका क्या, coitus interrupts। what is there in the periodic abstinence, what is there in the lactational amenorrhea, या फिर स्टेटमेंट होगी कि क्या यहाँ पर कंडीशन है, तो आंसर आपको देना होगा। देन अगर साइड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो साइड इफेक्ट सबसे नील चांसेस कहाँ पर होंगे साइड इफेक्ट के, इन केस ऑफ नेचुरल मेथड, एंड चांसेस ऑफ फेलियर भी सबसे ज्यादा यहाँ पर ही होगा बिकॉज ये हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ मेथड्स है। नेचुरल मेथड से कोई भी मेडिसिन तो यूज नहीं है, सिर्फ ये ट्राई की जा रही है। सेकेंड आता है बैरियर मेथड्स। तो ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो यहाँ पर बैरियर्स का यूज किया जाता है जिससे कि ओवम एंड स्पर्म जो है उनकी मीटिंग ना हो। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ही अवेलेबल होती हैं। कॉन्डम्स आर द बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजैक्युलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो बैरियर मेथड में सबसे कॉमन में क्या आता है, कॉन्डम्स है, उसके अलावा होते हैं डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स जो कि मेल एंड फीमेल में यूज होते हैं। एंड इन दैट कंडीशन जो सीमेन इजैक्युलेट होने से पहले दैट वुड नॉट एंटर इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। इससे भी क्या हो सकता कि अगर सीमेन एंड एंटर ही नहीं होगा वजाइनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, सो वहां पर कंसेप्शन के चांसेस भी नहीं होंगे। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर मेल। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंटली ईयर्स ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कंट्रैक्टिंग एसटीआईज दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है या इन्फेक्शन होगा, ठीक है, एंड एड्स। तो सिर्फ यहाँ पर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज होते हैं ये बैरियर मेथड, बट एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है या फिर एड्स है इससे भी कंट्रोल करने के लिए कॉन्डम्स का यूज होता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड thereby give privacy to the user. Diaphragm, cervical caps and walls are also barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. सो यहाँ पर जो सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्स हैं ये कहाँ किसके लिए होते हैं, मेनली फीमेल के लिए ही होते हैं, एंड सर्विक्स में कवर करने के लिए यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर ना जितने भी आप मेथड्स पढ़ोगे ना उसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बैरियर मेथड या फिर नेचुरल मेथड है, या और एनी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज जो आईयूडीज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। सो ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी चीजों या तो सांसद अंडरलाइन करते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि वो बेटर होता है बाद में रिवीजन के लिए, ठीक है ना।
सो डायफ्राम किस पार्ट को करते हैं? सर्विक्स को। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। एंड ये क्या कर रहा है? जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट है, ये स्पर्म की एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं। दे आर ऑल्सो रीयूजेबल। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। एंड इसके अलावा कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं एंड फॉर्म्स होते हैं जो कि बैरियर मेथड्स के साथ यूज होते हैं एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices, IUDs, and then next method जो आ जाती है वो क्या है? intrauterine devices का use. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through the vagina. सो ये कहाँ पर यूज हो रही है? फीमेल में यूज होती है दीज मेथड्स आर। एंड इसमें क्या किया जाता है? डॉक्टर और नर्सेस यूटेरस में ये डिवाइस को इंसर्ट कर देते हैं। दीज इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आर presently available as a non-medicated IUDs. Example: lips loop. Copper releasing IUDs are copper T, copper 7, multilode 375, and hormone releasing IUDs Progestert and LNG 20. सो काफ़ी सारी इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस जो हैं वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिसमें कि एग्जांपल है किसका? एक आईयूडी है लिप्स लूप, देन उसके अलावा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो होते हैं, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, देन देयर इज मल्टीलोड 375 एंड उसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी होते हैं जिसमें आ जाता है प्रोजेस्टेट एंड LNG 20. IUDs increase phagocytosis by sperm within the uterus and the copper ions release suppresses sperm motility and the fertilizing capacity of sperm. तो ये जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है ना, ये तो क्या कर सकती है कि स्पर्म जो है वो एक सेल है, तो उसका फेगोसाइटोसिस दैट मीन्स ये उसको सेल डेथ हो जाती है काइंड ऑफ, या सेल्स को भी ईट कर लेते हैं प्रोसेस। ये कहाँ पर हो सकता है? यूटेरस में, या फिर इसके अलावा जो कॉपर आयंस प्रेजेंट है जैसे कॉपर टी एंड कॉपर 7 में, तो ये क्या करेंगे? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, दैट मीन्स की डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की वो भी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है Which of the following is hormone releasing? तो hormone releasing IUD कौन सी है? Progestert या फिर LNG 20. And what is the role of copper? So copper is decreasing the motility of sperm and that is and hence decreasing the fertilizing capacity of the sperm. Clear? So उसके बाद आता है the hormone releasing IUDs in addition to make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children. तो ये जो IUDs हैं ये बेसिकली सिर्फ किस में यूज हो रही हैं? फीमेल्स में ही यूज होती हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस एंड इन केस ऑफ डिले प्रेगनेंसी, और जो 2 चिल्ड्रंस के बीच में गैप होता है उसकी कंडीशन में IUDs का यूज किया जा सकता है। It is one of the most widely accepted method of the contraception in India and widely accepted method कौन सी है? use of IUD intrauterine devices and as name suggest कि ये सिर्फ कहाँ पर है? फीमेल्स में प्रेजेंट हो सकती है ये मेथड। oral administration of small doses of either progestogens and progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by female. तो oral contraceptive या फिर oral pills में क्या आ सकते हैं? कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का एंड द सेकेंड वन इज कि सिर्फ प्रोजेस्टोजेंस के ही डोसेज हो। इससे क्या होगा? दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। तो ये टैबलेट के फॉर्म में लिए जाते हैं इसलिए इनको पिल बोल रहे हैं। पिल हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड ये पिल्स को जनरली कब लिया जाता है? अराउंड 21 days के लिए रेगुलर लेते हैं एंड वो दैट स्टार्ट्स विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड ये जो 21 days है तो इसमें फर्स्ट डे कब स्टार्ट हो जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 day में ही होता है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। इसके अलावा क्या होता है? 21 days के बाद 7 days का गैप होता है एंड जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन होगा, देन उसके बाद अगेन ये सेम पैटर्न जो है वो 21 days का रिपीट किया जाता है एंड ये सेशन जो साइकिल है तब तक रिपीट होती है जब तक कि फीमेल इज नॉट डिजायरिंग टू
get pregnant or desire to prevent the conception. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm. And ये और क्या करता है, जो pills होते हैं ना, ovulation की process को भी inhibit करते हैं and implantation की process को भी, because यहाँ पर जो progesterones हैं so hormonal level को affect करेंगे, जिसकी वजह से ovulation की process भी inhibit होगी and implantation भी, as well as alter the quality of the cervical mucus, and cervical mucus की quality enhance होगी, चेंज होगी, सॉरी एनहांस नहीं होगी, चेंज होगी, जिससे कि स्पर्म की एंट्री भी प्रिवेंट हो जाएगी या फिर रिटार्ड होगी. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स. एंड ये जो पिल्स होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं एंड बहुत ही पॉपुलर भी होते हैं. Saheli, a new oral contraceptive for female, contains a non-steroidal preparation. It is once a week pill with very few side effect and high contraceptive value. And यहाँ पर ये जो मेथड एक पिल दी हुई है सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से बनी हुई है, एंड इसको लिया कैसे जाता है, वंस इन अ वीक लिया जाता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि सहेली क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किसके लिए, फीमेल्स के लिए है, जो कि नॉन स्टेरॉइडल है. अब नॉन स्टेरॉइडल से मतलब क्या हो जाता है, इट इज रिलेटिंग टू बीइंग अ कंपाउंड एंड स्पेसिफिकली अ ड्रग दैट इज नॉट अ स्टेरॉइड. अगर कोई स्टेरॉइड नहीं है तो दैट वन इज नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन. स्टेरॉइड क्या आ जाता है, हार्मोनल ओरिजिन ही होता है एंड दैट अफेक्ट द फीमेल मेजरली. देन उसके बाद है क्या, प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स under the skin. Their mode of action is similar to that of the pills and their effective periods are much longer. प्रोजेस्ट्रॉन्स को भी या फिर प्रोजेस्ट्रोजन को अकेले या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ फीमेल्स जो है एज इंजेक्शंस भी ले लेते हैं या फिर इम्प्लांट्स भी लेते हैं स्किन के अंदर में. एंड ये जो मोड ऑफ एक्शन होता है ना, वो पिल्स के जैसे ही होता है, बट इफेक्टिव पीरियड जो है वो ज्यादा होता है इंजेक्शन या इम्प्लांट का एज कंपेरिजन टू द पिल्स. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. तो ये जो प्रोजेस्ट्रोजन है या फिर इसका कॉम्बिनेशन जो प्रोजेस्ट्रोजन का एस्ट्रोजन के साथ है, इसके अलावा जो दूसरे IUDs भी होते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, अगर ये कोइटस के 72 आवर्स में ले ली जाती है सो इससे भी इफेक्टिव होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव है, एंड इससे भी क्या हो सकता है, पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है. एंड जनरली कब यूज होता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर रेप की कंडीशन में. सर्जिकल मेथड्स आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज. सो ये जो टर्मिनल मेथड है जनरली कब यूज की जाती है, मेल एंड फीमेल में. एंड ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी से रिलेटेड, सो इट इज इंपॉर्टेंट वेरी. वेसेक्टॉमी होती है मेल्स में एंड ट्यूबेक्टॉमी होती है कहाँ पर, फीमेल्स में. एंड इसके बारे में हम डिटेल तो आगे पढ़ ही रहे हैं, बट सिर्फ ये आप यहाँ पर देखो, वेसेक्टॉमी कहाँ पर होगी, मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टॉमी होती है फीमेल्स में. एंड इसमें क्या होता है कि स्टरलाइजेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं और सर्जिकल मेथड्स भी बोलते हैं. तो ये बेसिकली 5th मेथड है ना. हमने और क्या क्या देखा, नेचुरल मेथड, बैरियर, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, ओरल पिल्स, एंड देन उसके बाद है क्या, सर्जिकल मेथड्स. तो सर्जिकल मेथड्स में क्या है, इनको स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं. एंड जनरली मेल एंड फीमेल को कब सजेस्ट किया जाता है, जब ये टर्मिनल मेथड हो, जिससे कि किसी भी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन ना हो. मेल्स में वास्ट डिफरेंसेस को कट करके टाई कर दिया जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज वेसेक्टॉमी. एंड अगर लर्न करने में दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है, तो वास्ट डिफरेंस वी से स्टार्ट है, तो द प्रोसेस इज वेसेक्टॉमी. एंड ट्यूबेक्टॉमी क्या है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं, सो इट इज ट्यूबेक्टॉमी. सो फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है. सो जब फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है, स्टिमस पार्ट है, वहां तक अगर ओवम एंड स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं होगी. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरफॉर प्रिवेंट कंसेप्शन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गैमेट्स है उसका ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर दिया जा रहा है. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी एंड दैट इन फीमेल इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टॉमी. सो मेल में इस प्रोसीजर को बोलते हैं वेसेक्टॉमी एंड फीमेल में होती है ट्यूबेक्टॉमी. इन वेसेक्टॉमी a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the
स्क्रॉटम। सो इसमें क्या किया जा रहा है वेसेक्टोमी में, वाइस डिफरेंसेस के पार्ट को कट करके रिमूव करते हैं, उसको टाई कर देते हैं। Whereas in tubectomy, a part of the fallopian tube removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, जो ट्यूब होती है ना उसको कट करते हैं या रिमूव करते हैं एंड देन स्मॉल इंसिजन के फॉर्म में एब्डोमेन या फिर वजाइना के थ्रू उसको टाई कर दिया जाता है। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। सो ये इफेक्टिव तो है बट रिवर्सिबल मेथड नहीं। अब काफी सारी मेथड जो हमने देखी नेचुरल मेथड है या फिर बैरियर्स हैं, इवन द आईयूडीज जो है वो सारे रिवर्सिबल है, बट सर्जिकल मेथड्स क्या है, इरिवर्सिबल है या फिर रिवर्सिबिलिटी के चांसेस अगर है बिना तो वो बहुत रेयर है। इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी टेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर अब हमने जो इतनी सारी मेथड्स देखी ना कॉन्ट्रासेप्शन की, उनमें क्या है कि जो भी मेथड का सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल से, और वो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लेना इंपॉर्टेंट है। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ना वो रेगुलर रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऐसा मिसकंसेप्शन फिर यहाँ आ सकता है कि ये सारे जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उसकी ही हेल्प से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो मेंटेन हो सकती है। बट यहाँ पर ना साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज कंसेप्शन प्रेगनेंसी। एंड ये किसके अगेंस्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नहीं किए जाते हैं, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। One is forced to use the method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy or due to personal reasons। तो कोई भी मेथड्स को कब यूज करता है, या तो उसको प्रेगनेंसी को डिले करना है, रोकना है, डिले करना है, या फिर कुछ पर्सनल रीजन है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बट एक तो ये भी है कि ये सारे मेथड्स का बेनिफिट कहाँ पर है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है ना अनकंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल करने में। However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer through the though not very significant should not be totally ignored। and ये सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इल इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया है, फील ऑफ डिजीनेस, देन और एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन पार्ट में पेन होना, जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है जो फीमेल्स में जनरली होता है। तो ये सारी चीजों के जो चांसेस हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ये जो इफेक्ट है काफी बार बहुत इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बट इनको बिल्कुल भी एग्री या फिर एग्री नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है। एंड ये जो सिम्टम्स है ना उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मतलब ये यहाँ पर तो बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए कि दीज सिम्टम्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ उतना ही इक्वल उसमें इल इफेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, बिकॉज ऐसा कई बार होता है ना कि हम नॉर्मल मेडिसिन जो होती हैं, हेडेक, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स ऐसे ही ले लेते हैं, बट ये जो मेडिसिन हैं ये लाइफ टाइम इफेक्ट कॉज कर सकते हैं बॉडी में। दैट इज वाई दे शुड बी टेकन विद द हेल्प ऑफ और विद द कंसल्टेशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स और एनी डॉक्टर। क्लियर है। एंड यहाँ पर ना नेक्स्ट टॉपिक है अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP। सो MTP एक वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का बिफोर द फुल टर्म, इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब इसमें और क्या है डिटेल, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy, NTP, or the induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year. सो ये जो टर्मिनेशन हो रहा है वॉलंटरी टर्मिनेशन, दैट मीन्स कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन और इंटेंशनल अबॉर्शन, उसको ही बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जनरली जो 45 टू 50 मिलियन MTPs है ना एक ईयर में ओवरऑल वर्ल्ड में परफॉर्म की जाती हैं। एंड ये
it accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. And ये जो 45 मिलियन और 50 मिलियन नंबर है ना, ये टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का 1/5 नंबर है. दैट मीन्स कि टोटल में से 1/5 को तो इंटेंशनली अबॉर्ट कर दिया जाता है. वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट. सो ये जो एमटीपी है इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, लीगल है और इलीगल है, ये काफी सारी कंट्रीज में अभी भी डिबेट बना हुआ है. क्योंकि काफी सारी कंट्रीज में क्या हो रहा है ना, रिलीजियस एंड सोशल इशू की वजह से ही एमटीपी जो अबॉर्शन है या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसको इलीगल मान लेते हैं. बिकॉज it is not something which is religious, and काफी सारी जगह ethical और emotional attachment होने जाता है, ethical issues होते हैं जिसकी वजह से इसको illegal अभी भी माना जाता है. But in some part of the world it is not at all illegal, and वहाँ पर ये बहुत easily practice भी हो रहा है. So Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. So India में 1971 में MTP introduced हुई है. Important हो जाएगा question कि इंडिया में कब अलाउ हुआ एमटीपी, दैट इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो इन द ईयर 1971, एंड इसको किसने अलाउ किया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. सो बट इसके साथ एक और चीज क्या थी, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन थी जिससे कि इसका मिसयूज ना हो. सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड व्हिच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट कंडीशन तो कहाँ पर लग जाती है, क्योंकि इंडिया में फीमेल फीटिसाइड जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा इलीगल है. दैट इज वाई सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कहां पर लगी कि ये चेक करना कि वेदर द इन्फेंट ऑफ फीटस इज मेल और फीमेल, एंड देन उसके बाद उसको किल करना ये एकदम इलीगल है. दैट इज वाई इन केस ऑफ नोइंग द सेक्स ऑफ अ इन्फेंट, उस कंडीशन में तो एमटीपी बिल्कुल ही इलीगल है. सिर्फ कहां पर लीगल है? इन केस ऑफ एनी डिसीज और एनी सच डिसऑर्डर, सिर्फ उसी कंडीशन में एमटीपी जो है वो वैलिड है. वाई एमटीपी? अब यहाँ पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इतने इश्यूज हैं, तो फिर ये प्रोसेस है ही क्यों? सो ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग द कोइटस और रेप. तो ये एमटीपी क्यों हो सकती है? या तो इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड होगा या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो फेलियर हो गए हैं, जितने भी इतने सारे हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़े वहां पर कई जगह ये था ना कि जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, मतलब सर्वाइवल चांसेस नहीं, बट उसके जो फेलियर के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कुछ मेथड्स के. तो उस केस में कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फेल हो गई, सो प्रेगनेंसी हो सकती है, दैट विल बी अनवांटेड. MTP are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus of both. सो एमटीपी कहाँ पर ज्यादा एसेंशियल है? जब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो उस कंडीशन में जो मदर है या फिर फीटस है वो दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वहां पर एमटीपी एक यूजफुल मेथड आ जाती है. एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. तो एमटीपी लीगल हो इलीगल हो कैसी भी कंडीशन हो, बट सिर्फ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उस टाइम पर ये क्या है ज्यादा सेफ बोला जाता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कर, बट इसके बाद भी पॉसिबल है, बट वहां पर क्या आ जाती है? रिस्क आ जाती है. वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू. काफी सारी जगह क्या हो रहा है ना, जो अनक्वालिफाइड क्वैक्स होते हैं वो लोग ये प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं इलीगली, जिसकी वजह से ये प्रोसेस अनसेफ तो होती ही है बट फैटल भी हो जाती है मदर के लिए. अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी. दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल. सो क्या हो रहा है ना कि इस एमटीपी मेथड का यूज कहाँ पर हो रहा है, मिसयूज कैसे हो रहा है कि एमनियोसिंथेसिस की मेथड से जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है फीटस, उसका सेक्स फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना, एंड देन उसके बाद इफ इट इज अ फीमेल फीटस उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस एमटीपी, टर्मिनेट कर देते हैं, जो कि एकदम ही इलीगल है. सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज These are dangerous both for the young mother and the fetus. तो ये जो फीमेल फीटिसाइड की प्रोसेस है, इससे मदर जो है, यंग मदर, उसके लिए भी डेंजरस है एंड फीटस के लिए भी डेंजरस होता है. इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड coitus and the risk
factor involved in the illegal abortion as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. So ये जो effective counseling होती है या फिर unprotected coitus के बारे में जो information है या फिर जो illegal abortion से related risk factor है, इन सब चीज़ों के बारे में information and effective counseling जो है वो देना बहुत necessary है, जिससे कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए या फिर इससे क्या होगा, जो अनहेल्दी ट्रेंड मेंशन्ड है वो चेंज हो सकता है. क्लियर. एंड यहाँ पर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दी हुई है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड. सो लेट्स सी हियर. द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. सो ये जो प्रोसेस है MTP की, ये और कहाँ पर 2017 में एक एक्ट के थ्रू अमेंड हुई एंड इसमें क्या किया, ये 2017 में एक एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एनेक्ट हो रही है. इसका इंटेंशन क्या है कि जो इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं ना, तो उसमें जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है. एंड इसके साथ साथ और क्या होगा ना कि जो मोर्टेलिटी, मेटर्नल मोर्टेलिटी है एंड मॉर्बिडिटी है, उसमें भी रिडक्शन होगा. तो मोर्टेलिटी का तो आपको पता है जो डेथ रेट होता है, एंड मॉर्बिडिटी ऑल्सो रिफर्स टू द मेडिकल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट. जो ट्रीटमेंट की वजह से जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वो हो जाता है. एंड मॉर्बिडिटी इज basically a condition of being ill, diseased or unhealthy, and its a common example is acute illness can be flu, a broken arm or heart attack. So ये सारी conditions जो वो किस में आ जाती है, morbidity में. and mortality is basically death. सो रिड्यूस करना है ये सारे इलीगल अबॉर्शन, जिससे कि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो है उसमें भी चेंजेस आए. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वंस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी of the opinion formed in the good faith that the required ground exists. The ground for such termination of pregnancies are: first one is the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. Or second one is there is a substantial risk that of the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. सो ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अंदर में क्या रहा कि ऐसे इंसिडेंट्स को रिड्यूस करना है जहां पर इलीगल अबॉर्शन हो. एंड इन केस अगर जो फीटस है, मतलब या फिर अगर प्रेगनेंसी है फर्स्ट 12 वीक्स में है, उसके लिए 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट लगता है टर्मिनेट करने के लिए. एंड इन केस अगर 12 to 24 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी को, सो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन एंड उनका कंसेंट लगता है. उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो फॉलो होती है. एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं टर्मिनेट करने के लिए? एक तो हो सकता है कि अगर कंटिन्यूएशन है प्रेगनेंसी से जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है मदर को, जो वुमेन है उसको रिस्क हो सकती है. इन दैट कंडीशन प्रोसेस फॉलो की जाती है. एंड सेकेंड कंडीशन आती है जबकि सब्सटेंशियल रिस्क होती है, जो फीटस है या फिर जो चाइल्ड अगर बॉर्न होगा उसके बाद उसमें एबनॉर्मलिटीज होंगी, सीरियसली हैंडीकैप्ड हो सकता है या फिर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी. उस कंडीशन में MTPs जो है वो फॉलो किए जाते हैं, बट आफ्टर द कंसेंट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर. क्लियर हुआ? सो यहाँ पर ये जो MTP ये भी ना न्यूली डेवलप्ड एंड अभी एट प्रेजेंट ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. जब 2017 के बाद से जब से ये अमेंडमेंट एक्ट बना है, सो पॉपुलर भी है बट बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ यूज हो रही है. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं कि कब इंडिया में आई है, देन उसके बाद कहाँ कहाँ पर ये यूज हो सकता है, क्या इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं. क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. तो STI or sexually transmitted diseases. So, infections or disease which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted disease or venereal
डिसीजेज, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उनको क्या और बोला जाता है, वेनेरियल डिसीजेज बोला जाता है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है। कैसे हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होती है। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STIs। तो कॉमन एग्जाम्पल क्या है, गोनोरिया है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज पार्ट, क्वेश्चन इस पे भी आता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं STIs के, तो इनमें आ जाएगा क्या, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड सबसे कॉमन कौन सा है इसमें, एड्स है। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 8। तो HIV इन्फेक्शन सबसे ज्यादा ड्रेडफुल है, हार्मफुल होता है एंड चैप्टर 8 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ये जितनी भी STIs होती है ना, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जनरली वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, फंगल एक्सेट्रा। कि STI तो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रही है, बट उसके साथ भी माइक्रोब्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument, etc. with an infected person, transmission of blood or from an infected mother to the fetus too. So जरूरी नहीं है कि ये जो STIs है ना ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रही हैं, ये काफी बार जो ब्लड में इसका माइक्रोब प्रेजेंट होता है, तो अगर ब्लड किसी भी वे में ट्रांसफ्यूज हो रहा है या फिर ब्लड इंजेक्शन नीडल जो होती है वो यूज्ड शेयर कर ली जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर यूज हो जाते हैं या फिर इन्फेक्टेड मदर है तो उससे भी फीटस में ट्रांसफर हो जाता है। एक्सपेक्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. So हेपेटाइटिस बी को छोड़ के हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, तो अगर इन तीनों को हटा दिया जाए ना तो बाकी की सारी जो STIs होती हैं अगर उसको डिटेक्ट कर लिया जाए अर्ली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए तो ये क्योर भी की जा सकती हैं। देन early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swellings etc. तो इसके अलावा ये क्योर हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे डिटेक्ट किया जाए अर्ली, तो अर्ली सिम्टम्स में इंक्लूड होता है कि जो माइनर इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, पेन है, स्वेलिंग्स है एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं वो अर्ली सिम्टम्स में होती हैं इन द जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस दे मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। जो फीमेल्स इन्फेक्टेड अगर है ना तो वो काफी टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, दैट इज वाई उसको डिटेक्ट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज और of infection and social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. एंड अगर सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केस है, तो सिम्टम्स क्या है, एब्सेंस है या लेस है, तो उस कंडीशन में इस डिसीज का जो अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन होगा ना उसको डिटेक्ट कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है एंड दैट इज वाई जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो टाइमली डिटेक्शन बहुत नेसेसरी है। बट अगर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होंगे ना तो अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन को फाइंड आउट कर पाना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दिस लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, PIDs, abortion, stillbirths, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract. तो इससे क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिससे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखो अर्ली स्टेज में सिम्टम का पता नहीं चलता है तो वो लेटर स्टेजेस में कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है जिसमें और ज्यादा जो डिसीजेज हैं, अबॉर्शंस हैं, स्टिल बर्थ्स होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये सारे इंक्लूडेड है। इनफर्टिलिटी हो सकती है एंड इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर के चांसेस भी होते हैं। STI are a major threat to a healthy society, therefore prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. तो STIs जो है सबसे ज्यादा थ्रेट किसके लिए, हेल्थी सोसाइटी के लिए है, बिकॉज इट कैन बी
transferred or transmitted from one person to another person through the surgical instruments, injections or any kind of blood transfusion from infected mother to a fetus also. तो that is why healthy society को सबसे ज़्यादा threat होता है STI से. इसीलिए जो भी reproductive health care programs हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा focus इस पे किया जाता है to find the prevention of and cure of these diseases and to consider अबाउट द अवेयरनेस प्रोग्राम कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि ये डिसीजेज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. उसके अलावा मेन कहा जाता है कि ठीक है अब डिसीज हो भी गई है तो उसका क्या प्रिवेंशन एंड क्योर मेथड है, डिटेक्शन मेथड क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च एंड हेल्प करना रिसर्च लैबोरेटरीज को, हॉस्पिटल्स को एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करना, सेपरेट एजेंसीज फॉर्म करना. तो ये सारी चीज़ें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंडर में आ जाती हैं. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group to which you belong. So सारे ही persons जो है ना वो vulnerable हैं इस infection के लिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी person इससे बच सकता है, बच जाएगा या फिर उसको ये सारे conditions face करने के बाद भी, मतलब कोई भी एक फॉर्म मेथड है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ या फिर इन्फेक्टेड नीडल लग जाती है तो उसके बाद भी कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जो वनरेबल ना हो. उस कंडीशन में तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है. बट सबसे ज्यादा हाई रिस्क जो होती है ना वो है 15 to 24 एज ग्रुप में, द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग. सो आप लोग भी इसी एज ग्रुप में बिलोंग करते हो जो 16, 17 और 18 एज ग्रुप होता है, हम जब 12th में होते हैं ना. सो इस एज ग्रुप में ये डिसीज जो है वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं इस एज ग्रुप के लोग. सो देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल. बट यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज प्रिवेंशन हर एक चीज का पॉसिबल है एंड सेफ्टी एंड हाइजीन के साथ अगर हम रहें तो कोई भी डिसीज ऐसा है कि नहीं आएगी. वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो. एंड इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल फॉलो करके जो प्रिवेंशन है वो किया जा सकता है इन इन्फेक्शन से. फर्स्ट वन इज अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटर्स. इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन. सो अगर ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं तो इजीली एसटीआई से प्रिवेंट हो सकता है. क्लियर? सो ये जो टॉपिक है एसटीआईज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आ जाता है कि यहाँ पर ये जो डिसीज पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एसटीआईज क्या होते हैं एंड क्या क्या अदर नेम है. एसटीआई का अनदर नेम क्या है? वेनरल डिसीज. दैट मीन्स कि ऐसे भी पूछ सकते हो ना कि वेनरल डिसीज किसको बोलते हैं? एसटीआई को बोलते हैं. या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का अनदर नेम क्या है? सो वेनरल और एसटीआई ये क्वेश्चन आ जाएगा. देन इसके एग्जाम्पल जो है तो ये डिफरेंट डिसीज सिंपली भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीआई. या इसके अलावा यहाँ पर ना जितने भी ये डिसीज हैं ये माइक्रोब से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि गोनोरिया है, साइफिलिस है, क्लेमाइडियाज किधर गया, हाँ यहाँ पर है, कैलमाइडियासिस है. तो ये तीनों जो है वो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं. देन ट्राइकोमोनियासिस जो है वो पैरासाइट से होता है. हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, ह्यूमन HIV जो है ये क्या है? वायरल डिसीज है, वायरस से भी होते हैं. तो मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन के साथ साथ ये माइक्रोब्स भी इन्वॉल्व होते हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना वो भी इंपॉर्टेंट है कि दैट मीन्स विच डिसीज इज विच माइक्रोब इज हेल्पिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज. क्लियर हुआ? सो ये होता है टॉपिक STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिसीज. नेक्स्ट टॉपिक है अब इनफर्टिलिटी. So, a discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. अगर reproductive health की बात की जाए ना तो infertility topic इसमें आना important है. मतलब reproductive health की जब भी बात करेंगे तो one of the important topic is this. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected सेक्सुअल कोएबिशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना इस केस में, इनफर्टिलिटी के केस में काफी सारे कपल्स चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करने में, दैट मीन्स की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है या फिर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट नहीं होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है, काफी सारे चीजें हो सकती हैं. अल्टीमेटली कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के एबल नहीं होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी. The reason for this could be many physical, congenital disease, drugs, immunological और even physiological, psychological. तो काफ़ी सारे reasons हो सकते हैं इसके लिए. रीज़न क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, congenital हो, diseased हो कोई, ड्रग, immunological और even psychological
डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, एंड इंडिया में काफ़ी सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस की वजह से ही फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है अगर कोई कपल जो है वो चाइल्डलेस होता है तो। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। बट ऐसा तो नहीं है कि एवरी टाइम, बट काफी टाइम क्या है जो मेल है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। Specially, healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples have children। तो इसके लिए क्या है, infertility clinics हैं या फिर जो specialized care units होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो डायग्नोस करते हैं कपल का कि मेल एंड फीमेल उनमें से कौन किस में प्रॉब्लम है, कहाँ पर डिसीज्ड कंडीशन है, या एंड देन उसके बाद होता है क्या, करेक्टिव ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से दे कैन हैव चिल्ड्रंस। हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल हैव could be assisted to have children through the certain special technique known as the assisted reproductive technologies ART। अब कई बार क्या होता है ना कि ये डिसऑर्डर्स जो है करेक्टिव ट्रीटमेंट डिसऑर्डर्स का मिल जाता है एंड अब बेबीज होना पॉसिबल है, बट काफी सारे केसेस में ये जो करेक्शंस है वो पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो जब ये करेक्शंस पॉसिबल नहीं होते हैं तो एक न्यू टेक्निक जो है वो सजेस्ट की जाती है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद आता है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जो कि कपल्स को असिस्ट करती है टू हैव चिल्ड्रन। एंड ये ART जो टेक्निक है ना, टेक्नोलॉजी है, ये सेवरल टाइप्स की होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, दिस आर्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड the body is almost similar condition as that in the body। तो IVF में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, दैट मीन्स कि कॉमन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट बॉडी के बाहर भी सिमिलर कंडीशन मेंटेन करके वहां पर फिर जायगोट गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करें, विच इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर ET। तो इसके बाद क्या होगा, पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होने लगेगा तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं इन प्रोसेस में। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट tube baby program over from the wife, that is donor female, and sperm from the husband donor male are collected and induced to form zygote under stimulated condition in the laboratory। तो ये जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, यहाँ क्या किया जाता है, फीमेल पार्टनर जो है उसका ओवम एंड मेल पार्टनर से क्या स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, लेबोरेटरी में इसको फर्टिलाइज किया जाता है जिससे कि जायगोट का फॉर्म करता है। द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर could then be transferred into the fallopian tube, zift zygote intrafallopian transfer, and embryo with more than 8 blastomeres into the uterus, intrauterine transfer to complete its further development। So ये जो जायगोट होता है ना या फिर अर्ली एम्ब्रियो है, जायगोट फॉर्म हो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। सो इस जायगोट को अगर ये 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज पे है सो इसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। एंड इन केस अगर एम्ब्रियो की जो स्टेज है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज हो जाती है, मतलब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया, तो फिर उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, इनटू द यूटेरस, एंड इसको बोलते हैं इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। तो जिससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीटस में हो। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्ट की टेक्निक्स क्या हो गई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है बॉडी के आउटसाइड इन विद द सिमिलर कंडीशन दैट ऑफ द बॉडी। देन उसके बाद यहाँ पे जो जायगोट डेवलप होता है ना तो उसको अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में, अगर वो 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज पे है सो कौन सी मेथड यूज होती है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं एंड उस मेथड को बोलते हैं जिफ्ट जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड इन केस इट हैज रीच टू more than 8 blastomer stage तो फिर डायरेक्टली यूटेरस में किया जाता है इंसर्ट, and then the process is known as intrauterine transfer, or after that the embryo develop until it become the fetus. Embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। so in vivo fertilization जो होता है ना जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी में ही हो रहा है, so वो भी कहाँ पर यूज हो सकती है, ट्रांसफर करने में ऐसी फीमेल्स में जो कि कंसीव नहीं कर सकते।
Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube, a gift gamete intrafallopian transfer of another female who can produce one but can provide suitable who cannot produce one होगा यहाँ पर, who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. तो ये जो होता है ना गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या होगा कि ओवम को ट्रांसफर किया, कलेक्ट करते हैं, देन उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अ डोनर, एक कोई डोनर फीमेल होती है जो कि ओवम को ट्रांसफर करती है टू द फीमेल into the fallopian tube of female, उसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि वो फीमेल जो है ना जिसमें भी ये ट्रांसफर किया जा रहा है ओवम, she can provide suitable environment for fertilization but she is unable to produce that one ovum. That is why यहाँ पर क्या किया जाता है, ओवम को ट्रांसफर किया जाता है. Intracytoplasmic sperm injection ICSI is another specialized procedure to form an embryo. एंड एक और टेक्निक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इस केस में क्या किया जा रहा है ना कि जो एम्ब्रियो होता है उसको लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं, प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, एंड जिसमें कि स्पर्म जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट होता है कहाँ पर, ओवम में. इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट और द फीमेल पार्टनर or due to the very low sperm counts in the ejaculates. So infertility conditions कब कब हो सकती है, या तो मेल पार्टनर इंसेमिनेट करने का केपेबल ही ना हो, या फिर जो स्पर्म काउंट होता है एजेकुलेट में वो काफी कम हो. सो कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो ये अगर कंडीशन होती है कि अगर मेल पार्टनर में ही प्रॉब्लम है, सो उस कंडीशन में कौन सी टेक्निक यूज हो सकती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or to the uterus, intrauterine insemination of the female. So ये टेक्निक में क्या किया जाता है, हेल्दी डोनर या फिर हस्बैंड से ही सीमेन कलेक्ट करके फीमेल बॉडी में, वजाइना में या फिर यूटेरस में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है सीमेन. Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instruments. तो ये सारी जो टेक्निक्स है ना, ये सारी काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं, मतलब सारी ही टेक्निक इम्पॉर्टेंट हैं, बट सब में ही एक प्रिसीजन बहुत रिक्वायर्ड है हैंडलिंग में, एंड चूज ऑफ द मेथड की कौन सी मेथड जो है वो चूज करना है, एंड साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होते हैं. देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन द वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री. इसीलिए इन कंट्री में बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज एक्सपेंसिव होने की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि सारे ही लोग इस प्रोसेस, ये जो मेथड्स होती हैं इनको अफोर्ड कर सके. दैट इज वाई ये सारी जो बेनिफिट्स हैं ये सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही हैं. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स are also deterrents in the adoption of these methods. And ये सारी methods use करने के साथ साथ social, religious and emotional reasons भी attach होते हैं. That is why ये जो भी method अगर choose होती है ना, वो बहुत सारे pros and cons हैं, साथ साथ बहुत सारे factors आ जाते हैं जिसके basis पर इन method को choose किया जाता है. Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. So ये सारी methods जो हैं अगर उनको हम साइड में रखें, इंडिया में क्या है ना, एक अल्टीमेट एम ये सारी मेथड का क्या हो रहा है कि टू हैव अ चिल्ड्रन. सो इंडिया में बहुत सारे ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हैं जिनकी टेक केयर करना भी एसेंशियल है, एंड अगर उनकी टेक केयर प्रॉपरली नहीं हुई सो मे बी पॉसिबल फॉर मेच्योरिटी की एज तक भी ना पहुंचे. सो अवर लॉ परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड. सो अडॉप्शन जो है वो भी काफ़ी काइंड ऑफ बेस्ट मेथड ही बोल सकते हैं. जो भी कपल अगर पेरेंटहुड देखना, मतलब उनको पेरेंटहुड चाहिए है तो लीगल अडॉप्शन जो है वो गवर्नमेंट परमिट करती है. काफ़ी सारे इसके बिहाइंड भी लॉज हैं, कंडीशंस और टर्म्स होती हैं, बट इन केस इफ यू कैन नॉट अलाउ और फॉलो दीज काइंड ऑफ मेथड्स, अगर ये मेथड्स पॉसिबल नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर जुड़ी हुई होती है, एंड सारी मेथड्स के बाद भी अगर कुछ नहीं रिजल्ट आउटकम निकलता है, सो अडॉप्शन इज द बेस्ट मेथड. एंड
इवन गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें सपोर्ट करती है। एंड उससे एक और बेनिफिट क्या होगा कि जो सोसाइटी में हमारे काफ़ी सारे ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हैं उनको भी एक लाइवलीहुड, जो प्रॉपर लाइवलीहुड है वो मिल सकता है। क्लियर है? सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो एंड होता है। जिस चैप्टर में हमने कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम एक बार पर डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं, कहाँ पर रोल प्ले कर रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या मतलब है इसके, तो ये हमने सारा देखा। बट इंपॉर्टेंट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के उसको हम कुछ पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कर रहे हैं, इट कन्वेज कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्सुअल लाइफ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सेफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस, विद दिस अवेयरनेस जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आती है, सो एक इंडिविजुअल जो है कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड डिसीज। And it also provide a complete education to all the pregnant mother about how to take care of their health, to have proper medicines and to maintain good health and hygiene when they are pregnant and have a safe delivery and deliver a healthy baby. So ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो किसके अंडर में आती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती हैं। दैट इज वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो ये जो चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने स्टार्ट किया, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंपॉर्टेंस भी देख लिया, कहाँ कहाँ पर इसका रोल है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या स्ट्रेटेजीज जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ने क्या प्रिंसिपल एंड एम सेटअप किए हैं। देन पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है, क्या राइज हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देन पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करना है तो डिफरेंट मेथड्स हमने देखी, नेचुरल मेथड्स, बैरियर, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, पिल्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो ये सारी मेथड्स में क्या क्या टेक्निक्स हैं, कहाँ पर कितना सेफ चांसेस है और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा, एग्जांपल्स देखे। देन कौन सी जो मेथड है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्या है कि जैसे सर्जिकल मेथड में ही देखा, वेसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस कट हो रहा है, मेल्स में यूज होती है, ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में यूज होती है, ओरल पिल्स फीमेल यूज करते हैं जनरली, आईयूटीज भी कहाँ पर यूज हो रही है, फीमेल्स में यूज होती है। तो ये सारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं कहाँ पर यूज हो रहे हैं एंड किस पार्ट को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट को जाके ये ब्लॉक करते हैं। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, कहाँ तक ये लीगल है, क्या लीगल कंडीशंस के अंडर ये एमटीपी पॉसिबल हो सकता है, एसटीआईज एंड इनफर्टिलिटी हमने इस चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। एंड इवन मैंने आपको ना यहाँ पर चैप्टर के साथ ही इवन पैराग्राफ में क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत बताए हुए हैं कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, ईयर जो भी रिलेटेड है, एग्जाम्पल्स है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखो जिफ्ट जो है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर एम्ब्रियो किस स्टेज में होगा, 8 ब्लास्टोमियर। अगर यही सेम कंडीशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही जाइगोट का ट्रांसफर कर रहे हैं यूटेरस में, उस कंडीशन में जाइगोट जो है, एम्ब्रियो जो है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज का होता है। जिफ्ट कब फॉलो किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कब होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो कब हो रहा है, किस केस में होता है। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत कॉमन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एंड इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। सो किसी भी एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। सो इट इज टर्म्ड एज टोटल वेलबींग एंड पॉसिबली ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। सो ये सारे ही कंडीशंस एंड फैक्टर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है वो इंक्लूड होते हैं। एंड कुछ डिसीजेस क्या होते हैं ना, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाते हैं इवन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, एड्स एक्सेट्रा, एंड दे आर रिफर्ड टू एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और इन्फेक्शन। एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या है, उससे अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल, द यूथ इन पर्टिकुलर, एंड in context of the different topics related to reproduction, because the youth is the future of the country. You guys are the future of the country, you know very well.
एंड दे आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू एक्वायर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्योंकि हमने चैप्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो STIs है वो मोस्टली 15 to 24 ईयर्स के एज में होते हैं. दैट इज वाई जो मैक्सिमम अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन इस एज ग्रुप के लोगों को रखने की जरूरत होती है. एंड ये कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट थिंग इसकी प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अबाउट द डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड देयर प्रिवेंटिव नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, ऑल दीज फैक्टर्स. एंड दीज स्टेप्स विल ग्रेटली इम्पैक्ट इन ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली. एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट awareness about the uncontrolled population growth and social evils that still exist in the society, will promote the concept of bringing up reproductively healthy society, because reproduction के सारे एस्पेक्ट की जब बात करेंगे उसी कंडीशन में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होगी, मिसकंसेप्शन, मिथ्स रहेंगे, सो एक सोसाइटी कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती इन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड्स टू बी given special attention in the present scenario. So reproductive health का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसको प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा अटेंशन मिलना चाहिए? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हमें क्लियरली पता है, हर एक आंसर में पता है क्या है. यहाँ पर आप अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख दें. क्या डेफिनेशन हो सकती है? सो टोटल वेल बीइंग इन पॉसिबली ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियरल एंड द सोशल वेल बीइंग is included in the reproductive health. And the different aspects हैं that require special attention, these are as follows. So first one is awareness needs to be created in the reproductive and child health care. So रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एज वेल एज चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना. देन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल बाय काउंसलिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, हाइजीनिक एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, डिफरेंट STIs एंड सच एज एड्स, गोनोरिया एक्सेट्रा. तो जितनी भी STIs हैं, उसके बाद एडोलेसेंस होते हैं कि एडोलेसेंस जो एज है, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी ही के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना इज वेरी एसेंशियल. देन थर्ड वन इज सेक्स एजुकेशन नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स. दिस हेल्प इन इरेडिकेटिंग मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स. तो क्या कर सकते हैं? और स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना जिससे कि जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं वो इरेडिकेट हो सके सोसाइटी से. नेक्स्ट इज पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डिफरेंट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन दैट आर अवेलेबल, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, postnatal care of the mother and the newborn, significance of breastfeeding. So सारी ही चीज़ों के बारे में जो कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है. अगर वो है प्रेग्नेंट मदर की केयर करना, पोस्टनेटल केयर करना मदर की, ब्रेस्ट फीडिंग का सिग्निफिकेंस, या फिर जो न्यूबॉर्न है उसकी केयर करना, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में अवेयरनेस. सो लोगों को इसके बारे में एजुकेट भी करना होगा. देन उसके बाद क्या एक और चीज़ हो सकती है कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, दैट मीन्स की जो और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है, मटेरियल सपोर्ट है, अगर ये सारा कुछ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए फॉर द केयर ऑफ पेशेंट फेसिंग रिप्रोडक्टिव इश्यूज. सो दीज बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, uncontrolled population growth, awareness about family planning and social evils such as sex abuse and sex related crime. So ये सारी अगर conditions proper होंगी ना तो ये जो issues हैं ये और reduce हो सकते हैं. and अगर proper education नहीं होगा and proper awareness नहीं होगी तो crime related जो भी issues है ना वो और बढ़ते जाएंगे, और ऐसे crime जो कि reproductive health को भी affect करते हैं society में. clear है? So there are some aspects which needs to be given special attention in the present scenario we have discussed in this answer. Next one is sex education necessary in schools? Why? So yes, it is necessary. Why? Because to impart apt and necessary information to student in order to save them from the misconception and myth about the sex related topic. So particular हम इस टॉपिक की अगर बात ना करें, बाकी भी अगर कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना तो एक ह्यूमन टेंडेंसी हो जाती है. क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है ना, तो ऐसा होता है कि हमें वो करना ही है. अगर आपको एक बार कोई बोल देना, ट्रिगर कर दे कि ठीक है नहीं ये सब्जेक्ट तो तुमसे बनना ही नहीं है, ये तो आपके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सो क्यूरोसिटी
आ जाती है। दैट इज वाई जो बेसिक हमारी हेल्दी लाइफ से एंड हेल्दी सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, एंड उससे रिलेटेड कोई भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अगर है तो उसको भी इरेडिकेट करना सोसाइटी से बहुत नेसेसरी है। दैट इज वाई सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन द स्कूल। देन इसके अलावा और क्या कंडीशंस हो सकती है और क्यों नेसेसरी है? सो बिकॉज इट प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट एडोलेसेंस की एडोलेसेंस के टाइम पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट वन इज इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट द नीड फॉर हाइजीनिक एंड सेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, बिकॉज दिस हेल्प स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली दोज इन एडोलेसेंस टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। अगर अवेयरनेस होगी, प्रॉपरली उसके बारे में नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगी, सो जो हेल्थ सोसाइटी है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहेगी, एंड पर्टिकुलरली जो एडोलेसेंस की एज होती है वहां पर भी लाइफ जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो हेल्दी होगी, अगर ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होगा एंड अवेयरनेस होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अवर कंट्री हैज इम्प्रूव्ड द पास्ट 50 years? इफ यस, मेंशन some such areas of improvement. So इंडिया में 50 years में कुछ चेंजेस आए हैं क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? तो yes, there are lot of changes. क्या क्या चेंजेस हैं ये? So first one is कि there is a decrease in the infant mortality rate which can be attributed to the massive चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है? बिकॉज चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया सोसाइटी में। इसके अलावा है ड्रास्टिक डिक्रीज ड्यू टू बेटर पोस्ट नेटल केयर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है ये ड्रास्टिक इंक्रीज? क्योंकि जो बेटर पोस्ट नेटल केयर है वो हो गई है, एंड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन द पोस्ट ड्यू टू द better postnatal care, there is a decrease in the maternal and infant mortality rate. Clear है? Then next one is awareness created through the family planning program has seen people opting for smaller families, क्योंकि जहाँ पर incentives provide करना, some kind of consolation prize and kind of any kind of schemes जो होते हैं ना जिसमें आप प्राइज मनी या फिर कोई भी बेटर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसकी वजह से भी स्मॉलर फैमिलीज के लिए लोग अवेयर हुए। Then decrease in the rate of sexually transmitted disease and unwanted pregnancy due to the use of contraceptives. तो contraceptive methods जो उनके बारे में awareness create की गई लोगों में, and न्यू टाइप के जो contraceptive methods है वो introduce हुए, जिससे कि STIs जो है उसका रेट कम हो जाए and जो unwanted pregnancy है वो भी decrease हो। क्लियर है? So by time changes आते ही हैं, and during these past 50 years there are drastic change in the reproductive health in the society of our country. क्लियर हुआ यहाँ पर आंसर भी? एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि किस किस फील्ड में चेंजेस आए हैं। सो इट इज इन द फील्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अबाउट द अवेयरनेस of smaller families, decrease in the maternal and infant mortality rate, awareness about the massive child immunization program that leads to the decrease in infant mortality rate. So there are lots of practices that have been worked out in the country since the 50 years for the betterment of the reproductive health. Now coming on to the next question, what are the suggested reasons for population explosion? So population explosion के क्या reasons हो सकते हैं? तो population explosion कब हो रही है? Due to the sudden large increase जो है population की size में, that is population explosion, and there is increase in population every day leading to population explosion, and इसके two main reason है, birth rate में increase होना and जो longevity है उसमें increase होना, and death rate जो है वो decrease हो रहा है। क्योंकि last 50 years में जो death rate है वो डिक्रीज हुआ है एविडेंटली, बहुत क्लियरली। ये अगर बार ग्राफ के फॉर्म में अगर इसको शो किया जाए तो क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। एंड ये क्यों हुआ है? So this decrease in the death rate and increase in the birth rate can be attributed to the various measures that have been adapted, such as disease control, measures taken to create awareness and spreading knowledge of importance of reproductive health, and their measures taken to introduce sex education topics at school levels, better medical facilities, ensuring food supply and medical assistance during emergency times, and so on. So these reasons have also led to an increase in the longevity of people की awareness हुई है, disease control
इवॉल्व हुआ है, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज आई हैं, ट्रीटमेंट्स आए हैं डिसीजेस के, प्रिवेंशन तो पहले करते थे लोग, एंड इसके बारे में भी प्रिवेंट करने के लिए भी डिसीजेस को अवेयरनेस क्रिएट की गई, एंड देयर आर सेवरल टॉपिक्स इन द बायोलॉजी जो कि डिसीज से रिलेटेड है, जैसे कि लोगों के बारे में डिसीज से रिलेटेड अवेयरनेस हुई, एंड उसके अलावा सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया गया, सो दैट ऑल हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द मोर्टेलिटी रेट। एंड ये जो बर्थ रेट डिक्रीज और डेथ रेट डिक्रीज हुआ है, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में सडन एक्सप्लोजन देखने को मिला है इन द रिसेंट पास्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीजन। तो आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो ना, तो यहाँ पर मोस्टली स्टेटमेंट और गिवन रीजन वाले क्वेश्चन है। सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशंस क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रेयरली ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, बट जो थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पर आपको एक जस्टिफाइड रीजन देना होता है, वो क्वेश्चन जनरली आते हैं। सो गिव रीजन या फिर व्हाई है, या फिर मेथड्स पूछ ली जाती हैं कि क्या मेथड्स यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पार्ट जो होता है। सो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, उनको अच्छे से ही लिखना है आपको, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट स्टिल अगर किसी क्वेश्चन को लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट आंसर को देखते हैं। Is the use of contraceptive justified? Give reason. So yes, use of contraceptive is clearly justified because human population is increasing exponentially, and in order to regulate this population growth, keeping a check on the process of reproduction has become the need of the hour. बिकॉज अगर पॉपुलेशन को या फिर रिप्रोडक्शन को नहीं कंट्रोल किया जाएगा ना, या फिर उसके ऊपर ऐसा ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो पॉपुलेशन जो है वो एकदम इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज वाई सबसे ज्यादा नेसेसरी क्या हो गया है, टू चेक ऑन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज एंड फॉर दिस देयर आर डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैव बीन सर्कुलेटेड फॉर द यूज so as to reduce unwanted pregnancies, which has helped to lessen the recorded count of the birth rate, thereby regulating the process of the population explosion. सिंपली अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो रही है तो उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो ही कंट्रोल होगा। दैट इज वाई इनका जो यूज है वो क्लियरली जस्टिफाइड हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई? सो गोनाड्स को रिमूव करना कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है? बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज हो रहे हैं? In order to prevent unforeseen, unwanted pregnancy and to prevent spreading of sexually transmitted disease. Some other alternatives to prevent unwanted pregnancies are oral barrier, natural, surgical methods, etc. But अगर gonads को completely remove करेंगे, so that will not be a part of the contraceptive option, as it will lead to infertility and make several hormones unavailable, which are crucial for the normal functioning of the accessory reproductive part. And contraception क्या हो रही है कि it will use to prevent any chance of fertilization and not make a person infertile for life as removal of gonads would do. So gonads के रिमूवल से क्या होगा कि जो पर्सन है वो लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। बट बाकी की जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं अपार्ट फ्रॉम द सर्जिकल मेथड्स, कोई भी मेथड ऐसी नहीं है जो कि परमानेंटली इनफर्टाइल किसी पर्सन को बना देती है। एंड इवन द सर्जिकल मेथड्स आर like really irreversible. They are rarely reversible. They can be reversible, but chances जो होते हैं उसके वो बहुत कम होते हैं। बट अगर गोनाड्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो completely क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल फॉर द लाइफ टाइम। एंड गोनाड्स को रिमूव करने से एक और लॉस क्या होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं ना उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, बिकॉज गोनाड्स प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन्स एंड दैट इज व्हाई इट विल अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द अदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट इज व्हाई गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, amniocentesis for sex determination is banned in our country. A ban necessary? Is this ban necessary? Comment. So ये जो एमनियोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें क्या होता है ना कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जो कि इन्फेंट फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है। एंड इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एलिमेंट्स होते हैं डेवलपमेंटल फीटस में इन द यूटेरस ऑफ द मदर विच कैरीड आउट ऑब्जर्विंग क्रोमोसोमल पैटर्न्स, तो क्रोमोसोमल पैटर्न को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे कि डिसीजेस का भी आइडिया, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए भी यूज किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोसीजर होता है ना वो मिसयूज हो जाता है, सिर्फ जनरली जेंडर डिटेक्ट करने के लिए ही यूज होता है। एंड हेंस
जो फीमेल फीटिसाइड है उसकी प्रॉब्लम आ रही है. टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस बैन ऑन द यूसेज ऑफ द एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी, बिकॉज ये हार्मफुल कहाँ पर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एंड यूजफुल बहुत रेयर कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि सिर्फ अगर जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड आउट करना है सो दैट इन दैट केस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नेसेसरी टू नो, एंड इन अदर केस amniocentesis is not at all good. Then next one is suggest some methods to assist infertile couples to have children. तो कुछ मेथड यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि अगर infertile couple है so वो in spite of having the unprotected sexual intercourse is termed as the infertility, and which can arise due to the congenital diseases, physical, psychological and immunological factor. and जो diagnostic and corrective measures होते हैं, कुछ disorders हैं, so they can be carried out in specialized healthcare units. Infertility clinics, assisted art, reproductive technologies are the special technique that can assist infertile couples to bear children. देन यहाँ पर जो टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं वो उनमें क्या क्या आ जाते हैं, मेथड्स या टेक्निक. एक तो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF, एंड देन ये किससे फॉलोड होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर से. तो इस मेथड में क्या होगा कि जो डोनर का एग है वो रिमूव हो जाता है एंड फर्टिलाइज होता है इन विट्रो में, एंड बाय द स्पर्म ऑफ डोनर अंडर अ स्टेराइल एनवायरनमेंट इन कल्चर मीडियम. देन दिस ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो ट्रांसफर हो जाता है बॉडी में डोनर की फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट. एंड जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है इस मेथड का वो कहाँ पर होगा, इट हैज मेथड हैज इंड्यूस्ड अ सक्सेस रेट ऑफ लेस देन 20%, एंड IVF ET, that means कि in vitro fertilization embryo transfer is of two types, IUT, intrauterine devices, and ZIFT, zygote intrafallopian transfer. So in case अगर जो fertilized egg है वो 8 blastomere stage तक आ जाता है तो उसको बोलते हैं intrauterine transfer, and if it comes after the 8 cell stage, that means कि when this fertilized egg arrived at around 32 cell stage, so it is then transferred to the uterus. So further stages, for the further stages, that is why IUT and ZIFT are both part of the in vitro fertilization, but other conditions are different. Then next one is in vitro fertilization और surrogacy. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है फर्टाइल फीमेल में एंड देन ट्रांसफर्ड टू द body of an infertile female who is not able to conceive. So the success rate of दिस प्रोसीजर इज नियरली 65%. तो इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, 65% होता है. एंड ये क्या नेक्स्ट उसके बाद आएगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट. तो गिफ्ट में क्या होता है ना, जो अनफर्टिलाइज्ड oocyte होते हैं एंड स्पर्म जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं एंड ट्रांसफर होते हैं फैलोपियन ट्यूब में ऑफ अनदर फीमेल हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस egg but is able to offer a suitable ambience for fertilization and development. and जो सक्सेस रेट है इस प्रोसीजर का वो कितना होता है, 30% होता है. देन नेक्स्ट आता है क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सर्च इंजेक्शन में क्या हो रहा है, लेबोरेटरी में होता है ये. इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन होता है स्पर्म का ओवम में और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो. एंड जो सक्सेस रेट है वो कितना होता है, 60 to 70. थर्ड आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इस मेथड में जो सीमेन है जो कि कलेक्ट होता है आइदर फ्रॉम द हेल्दी पुअर और हस्बैंड इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द यूटेरस ऑफ द फीमेल और हर वजाइना, और द सक्सेस रेट इज ऑफ दिस प्रोसीजर इज अबाउट 20%. एंड ये हो गया किसमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में. सो इस क्वेश्चन में जो मेथड्स थी डिफरेंट वो हमने यहाँ पर डिस्कस की. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम contracting STDs. सो क्या मेजर्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं STDs को कंट्रोल करने के लिए. So the measures are, first one is blood transfusion from an infected person or drug abuser must be avoided. Then next is sharing surgical instrument and injection needles must be totally avoided. So जो used surgical instrument होते हैं that is why we should not use them. And surgical instrument आपको नहीं पता होगा ना कि आपके पास used वाले हो रहे हैं
या फिर अनयूज्ड है। बट इंजेक्शन नीडल्स जो होता है ना स्पेसिफिकली, वो जब यूज हो जाती है ना तो कई बार हम उसको आर्ट एंड क्राफ्ट के पर्पज से या किसी भी चीज़ के लिए अगर रखते हैं ना तो उसको प्रॉपरली वॉश करके रखना चाहिए, एंड स्पेशली जो नीडल होती है पार्ट उसको तो रिमूव ही कर देना चाहिए बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल मेनी टाइम्स। देन नेक्स्ट इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन अननोन और मल्टीपल पार्टनर मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज यूज प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, यूज ऑफ बैरियर मेथड। Then next is in case of any doubt, early detection and cure must be taken through the medical assistant from a qualified doctor. So किसी भी टाइप के अगर सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए मेडिकल असिस्टेंस जो होते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर से वो लेना चाहिए, जिससे कि ये जो STDs और STIs होती है उनसे हम बच सकते हैं। बिकॉज इन मेनी ऑफ द डिसीजेज इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज उन डिसीजेज का अगर क्योर नहीं आया है सो मुझसे जितना ज्यादा प्रिवेंट हो सकते हैं वो नेसेसरी होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू फॉल्स विथ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वन इज अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। सो अबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो जाती है, सो इट इज ट्रू। Then next one is infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities defect in female parent. तो it is totally wrong, false हो जाएगा because infertility क्या हो जाता है कि inability to produce a viable offspring and can be due to abnormalities in either male or the female partner or parent. Clear है? तो that is why this is false. C है यहाँ पर complete lactation could help as a natural method for contraception. So जो false है ये reason क्या हो जाएगा कि जो lactational amenorrhea है so और complete lactation it can help as a natural method of conception. It is true, but ये जो होता है ना limited time के लिए ही होता है. It is limited until the completion of the lactational period only, which is until 6 months after the parturition. That is why natural method of contraception है, but complete lactation जो है वो सिर्फ lactational amenorrhea जो है वो certain time के लिए ही use हो सकता है. Then next is creating awareness about the sex related aspect is an effective method to improve reproductive health of the people. And awareness create करना जो कि sex related aspect होते हैं, issues होते हैं, in an effective is an effective method to improve reproductive health of the people. So सबसे बेस्ट मेथड क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने का अवेयरनेस क्रिएट करना. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ द नेक्स्ट वन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको करेक्ट करना है. फर्स्ट है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन प्रिवेंट गैमेट गैमेट फॉर्मेशन. सो सर्जिकल मेथड्स क्या कर रहे हैं? It prevent gamete flow during the act of intercourse, but it is not preventing the gamete formation because gamete formation कहाँ होता है? sperm and ovum में होता है. but surgical method जो है वो reproductive tract के किसी दूसरे पार्ट में वर्क कर रही है. मेल में कहाँ पर होती है? vast difference, and फीमेल में होती है fallopian tube. that is why यहाँ पर करेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? Surgical methods of contraception prevent gamete flow, not formation, gamete flow during the act of intercourse. Second is all sexually transmitted disease are completely curable. So जितनी भी STIs है, STDs है, वो completely curable है. तो statement में यहाँ पर ये रहेगा ना कि some of the STDs can be cured if detected early and treated appropriately, but many of the STDs like AIDS still remain to be incurable. अगर मतलब इसको early detect कर भी लिया जाता है तो ये incurable ही होती है. Third is oral pills are very popular contraceptives among the rural world. So जो oral pills हैं वो popular होते हैं, बहुत ज़्यादा contraceptive हैं, एंड ये कहाँ पर कॉमन है? रूरल वर्ल्ड में. सो आंसर विल बी कि ओरल पिल्स जो है पॉपुलर तो है कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड में, बट नॉट इन द रूरल एरियाज बट इन द अर्बन वुमेन. क्लियर है? नेक्स्ट इज इन ET and that is embryo transfer technique. Embryos are always transferred into the uterus, so it is also false. They are not always transferred into the uterus. It is transferred to uterus when the embryo is more than 8 cell stage, and it is transferred into the fallopian tube when the embryo is about 8 cell stage or below it. Clear हुआ यहाँ पर? So जो embryo techniques हैं ये किसका पार्ट है? in vitro fertilization का है. So in vitro fertilization में fertilization होने के बाद ये जो
एम्ब्रियोज होते हैं, डेवलप हो जाता है, जाइगोट फॉर्म होता है, एंड देन जो एम्ब्रियो होता है उसको इम्प्लांट करते हैं. सो ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में होता है तो उसको बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. एंड इन केस इट इज हैपनिंग इन द यूटेरस तो इट इज इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर. तो यहाँ पर ये जो ऑलवेज ट्रांसफर इनटू द यूटेरस है ये गलत हो जाएगा, इसकी प्लेस पे आ जाएगा समटाइम्स इनटू फेलोपियन ट्यूब एंड समटाइम्स इनटू यूटेरस. एंड उसका रीजन कि कब कहाँ पर हो रहा है तो ये भी आपको पता होना चाहिए. क्लियर. सो इसके साथ ही यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में मेंशन वो हमने कंप्लीट किए. अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लिख लो आप, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो एंड. क्लियर. सो राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. First is comment on child health care and reproductive programs run by the government for the improvement of an individual's reproductive health. So किसी एक पर्सन की reproductive health में क्या improvement है, इसके लिए क्या क्या child health care and reproductive programs government run कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो improve हो. Then next one is suggest method to check the present population growth rate in India कि presently population growth rate काफी ज्यादा है. Next one is what are sexually transmitted disease, why are they considered to be the self-invited disease. So sexually transmitted disease तो पता है आपको, पर इनको self-invited क्यों बोलते हैं? Because not using protection during coitus can cause them, ignoring the symptoms of the disease, having sex with unknown or the multiple partner, all these can cause the STI. That is why they are considered to be the self-invited disease. Then next is which reproduction related aspect should be taught at the school level. So reproduction related कौन से aspects हैं जो कि school level पे syllabus में add होना, curriculum में add होना important है. Then why should strict condition be followed during the medical termination of pregnancy procedures? क्यों यहाँ पर ये necessary हो गया? Lactational amenorrhea as a contraceptive method, list to advantages. क्या advantages हो जाएंगे कि यहाँ पर pills required नहीं रहेंगी, hence side effects नहीं होते, and breastfeeding mother जो है वो ovulate नहीं करती है, so जो chances रहेंगे conceiving के वो क्या रहेंगे? Equal to none. Then what is amniocentesis test? Amniocentesis test में क्या है कि medical टेस्ट या प्रोसीजर है जो कि सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है थ्रू एनालाइजिंग द क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द fetus is called the amniocentesis test. Then the next question is we have already written the significance of reproductive health, but इसमें क्या है हम जितने पॉइंट्स लिखे उतने कम है. अगर आपको 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पर आंसर में डिस्कस किए थे, बट इससे ज्यादा भी अगर पॉइंट्स आपको आते हैं so you can write these also. The next one is female gametes are transferred to fallopian tube in the GIFT procedure. It is possible to transfer the gametes to the uterus. So no, it is not possible to transfer gamete to uterus. This is because the gamete cannot survive in the environment of the uterus. They will be degraded or phagocytosed in transfer if transferred directly into the uterus. तो phagocytosed कैसे हो जाएंगे अगर directly uterus में ही transfer किया तो. Then next one is explain in vitro and in embryo transfer, in vitro fertilization and embryo transfer in brief. So embryo transfer क्या होता है and in vitro fertilization क्या है, इसे explain करना है. Then next one is what are the important features of the ideal contraceptive. क्या ideal features होते हैं किसी भी contraceptive के. Next is justify the statement all reproductive tract infections are STDs, but all STDs are not reproductive infection. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिकॉज ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं ना वो ट्रांसफर होते हैं वन पार्टनर से अनदर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड हेंस इनको बोलते हैं STIs. एग्जाम्पल में देखा ही हुआ था गोनोरिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में एड्स है एंड साइफिलिस है, तो ये सारी डिसीज जो है इसमें आते हैं. एंड सम जो STIs होते हैं ना दे आर हेपेटाइटिस, AIDS, and they are transferred during the sexual intercourse but not cause any infection in the reproductive tract or genitals, and these are reproductive these are therefore not referred to as the reproductive tract infection. Clear हुआ? So ये कुछ हो गए ऑब्जेक्टिव
कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, जो कि इस चैप्टर से आ जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, काफ़ी सिंपल सा एंड बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए इसको ना थॉरोली पढ़ना है। एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर जो हमने डिटेल लाइन बाय लाइन रीडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा डिटेल में देखा एंड क्वेश्चन आंसर्स को वन वन करते हुए सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट किए हैं। तो ये चैप्टर जो चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो तो यहाँ पर एंड होता है। अब आपको क्या करना है, अभी मेरा काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप सुन रहे थे इस वीडियो में ध्यान से या नहीं सुन रहे थे और नहीं भी समझ आया है तो रिपीट करोगे एक बार आप। दैट इज वाई मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि क्या करना है, पेशेंस रखना है, ध्यान से एक एक बार में ही पढ़ते जाना है। सो आपका ना टाइम भी बचेगा। बट अगर आप यहाँ पर भी कुछ मिस कर दिया तो वापस से जाके चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम पैटर्न में जो लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न के साथ हम नेक्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट मींस चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जब तक आप फोर्थ चैप्टर को प्रॉपरली कंप्लीट कर लें एंड वर्क हार्ड इन दिस, और नॉट ओनली इन दिस बट इन एवरी सब्जेक्ट। थैंक यू।